राइट। देखो रेडिएशन से हीट ट्रांसफर कैसे होता है। रेडिएशंस आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव which can travel from one place to other place without any medium, and this happens at the speed of light. Light is also electromagnetic wave. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक वेव है जिसमें दो कंपोनेंट होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, राइट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एग्जैक्टली क्या होती है वो हम 12th क्लास में पढ़ेंगे, बट फॉर नाउ एक वेव है जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं और वो ट्रैवल करती है और उसको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती। तो रेडिएशन में हीट ट्रांसफर होता है थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड अकॉर्डिंगली रेडिएशन के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती। वी आर गेटिंग हीट फ्रॉम सन, सन से हम तक हीट आती है, दैट इज बाय द रेडिएशन, वो रेडिएशन के थ्रू आती है। इतनी बात समझ में आती है? राइट। रेडिएशन इज द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस to other through electromagnetic waves with a speed of light. Right? For transfer of heat, medium is not necessary, मीन्स बिना मीडियम के भी हो सकता है, ठीक है। इज इट क्लियर? वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल्स of a body produce radiations. Every body at all temperature radiate energy and simultaneously absorb radiation from surrounding. आई टोल्ड यू ये जो प्रोसेस है हीट ट्रांसफर का, इसमें थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या थ्रू रेडिएशन एनर्जी ट्रांसफर होती है एक जगह से दूसरी जगह पे। अब ये रेडिएशन कैसे आते हैं? कोई भी सिस्टम लो, उसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं और जब मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते हैं तो वो रेडिएशन प्रोड्यूस करते हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करते हैं। अब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उनसे ट्रैवल करती है दूसरी लोकेशन पे, राइट।
इस तरह से रेडिएशंस हमारे चारों तरफ है। तो अगर कोई बॉडी रखी है तो वो रेडिएशन को एब्सॉर्ब भी करती है। तो रेडिएशन इज ऑलवेज टू वे फिनोमेना, ऑलवेज टू वे फिनोमेना। हाउ इट इज लाइक, हाँ एग्जैक्टली राइट। ये हमारी एक बॉडी है, इससे रेडिएशन निकला, ठीक है, इसको हम बोलते हैं एमिशन, और इसने कुछ एब्सॉर्ब किया। तो ये टू वे प्रोसेस है, एमिट होता है और साथ साथ एब्सॉर्ब होता है, राइट। अब ये डिपेंड करेगा ज्यादा एमिट हुआ या ज्यादा एब्सॉर्ब हुआ टेम्परेचर के ऊपर। मान लो ये बॉडी का टेम्परेचर 40 डिग्री सी है और सराउंडिंग टेम्परेचर 10 डिग्री सी है, तो जो बॉडी एब्सॉर्ब करेगी वो तो 10 डिग्री सी के अकॉर्डिंग एब्सॉर्ब करेगी, और जो एमिट करेगी वो 40 डिग्री सी के अकॉर्डिंग एमिट करेगी। तो एमिशन ज्यादा होगा, एब्सॉर्प्शन कम होगा, यानी एमिशन is more than absorption. What does it mean? बॉडी ने ज्यादा एनर्जी रेडिएट की, एमिट की, और कम एनर्जी एब्सॉर्ब की, तो नेट क्या होगा? नेट इज एनर्जी निकल गई बॉडी से। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा और धीरे धीरे बॉडी का एनर्जी कम होता जाएगा और एक पॉइंट पे आके बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग टेम्परेचर के इक्वल हो जाएगा, राइट। And the process will get reverse. The process will be reverse if we have body temperature 20 degree C and surrounding temperature 40 degree C. Still there will be emission and simultaneously absorption. But now emission will be less than absorption. So accordingly बॉडी क्या होगा? एनर्जी गेन करेगी, राइट। नेक्स्ट, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग ये किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है रेडिएशन से, टेम्परेचर डिफरेंस से। देखो, अगर हम एक बॉडी 50 डिग्री सी पे रखी हो और एक बॉडी 30 डिग्री सी पे रखी हो और टेम्परेचर सराउंडिंग का 10 डिग्री सी हो, तो कौन सी बॉडी फास्टर कूल होगी? फास्टर कूल यानी फटाफट कूल होगी। What do you say? जितना टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होगा उतनी ज्यादा कूलिंग होगी, उतना ज्यादा हीट ट्रांसफर होगा ना, और जितना ज्यादा हीट ट्रांसफर होगा उतनी फास्टर वो कूल होगी। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग इसी से रिलेटेड है कि बॉडी का और सराउंडिंग का टेम्परेचर डिफरेंस, बॉडी और सराउंडिंग का टेम्परेचर जितना कम होगा उतना स्लो कूल होगा, और जितना ज्यादा होगा उतना फास्ट कूल होगा, राइट। सो द न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग सेज rate of heat loss by a body is directly proportional to temperature difference of body and surrounding. If
temperature difference is small. राइट यानी जो रेट ऑफ हीट लॉस है दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ बॉडी एंड सराउंडिंग. राइट हाँ मतलब बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए. बहुत ज़्यादा होता है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता, हायर पावर पे होता है. ओके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मीन्स सिंगल पावर ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस. और जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वो रेट भी ज़्यादा हो जाता है. दैट डिपेंड ऑन हायर पावर. ओके वो भी पढ़ेंगे हम अभी. अभी बता देता हूँ, एक बार ये नोट करो. दैट इज dq by dt is directly proportional to delta t. ये हो गया रेट ऑफ हीट लॉस. बट हमने पढ़ा था हीट ऑफ टेम्परेचर चेंज होता है एम सी डेल्टा टी. सो डी क्यू इज इक्वल टू एम सी डी टी. और ये आ जाएगा डी क्यू की जगह एम सी डी टी. एम सी डी टी अपॉन डी टी is proportional to delta t. As for a body m and c constant, so rate of cooling dt by dt is proportional to delta t. इसको कर लो, एक मिनट, इसको थोड़ा सा ये कर लो. दैट इज रेट ऑफ हीट लॉस. रेट ऑफ हीट लॉस. राइट देखो एक बॉडी है 40 डिग्री सी की पे और एक बॉडी है 60 डिग्री सी पे और ये सराउंडिंग टेम्परेचर है सपोज 20 डिग्री सी. इससे भी कुछ हीट निकलेगी, इससे भी कुछ हीट निकलेगी. राइट किससे ज्यादा हीट निकलेगी ये बताओ. सर 60 डिग्री सी. 60 डिग्री सी से. राइट तो यानी हीट पर यूनिट टाइम. हीट पर यूनिट टाइम दैट इज डी क्यू बाई डी टी. ये प्रोपोर्शनल किसके हुआ? टेम्परेचर डिफरेंस के. इसको हम बोलते हैं टेम्परेचर डिफरेंस. राइट ठीक है. अब मान लो इस बॉडी का टेम्परेचर चेंज इन टेम्परेचर इज dt. यानी ये dq हीट निकलने से इतना टेम्परेचर चेंज हो गया. तो आप क्या बोलोगे? dq इज हाउ मच? इतना हीट निकला, उससे इसका टेम्परेचर चेंज हुआ. तो हम जानते हैं हीट फॉर टेम्परेचर चेंज इज dq इज इक्वल टू mc dt. राइट ओके. अनुषी सर थोड़ा बहुत आया. अरे स्पेसिफिक हीट वाला याद नहीं है? Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी. यस सर. हाँ तो वही तो लिखा मैंने, Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी. वेट ऑफ हीट लॉस एंड सर वेट ऑफ कूलिंग सर दोनों
अरे अभी यहाँ तक तो बता, यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक बता। हाँ यहाँ। तो इसके बाद मैं इसको डी क्यू को रिप्लेस कर दिया, किससे? इससे। तो ये हो गया क्या? ये हो गया एम सी डी टी अपॉन डी टी इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। क्लियर? Yes, sir. ये क्या है? कांस्टेंट। मास भी कांस्टेंट रहेगा बॉडी का, स्पेसिफिक हीट भी रहेगा कांस्टेंट। Yes, sir. तो dt बाई डी टी क्या हुआ? प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी हो गया। Yes, sir. इसको बोलते हैं रेट ऑफ लॉस ऑफ टेम्परेचर। रेट ऑफ लॉस ऑफ टेम्परेचर। और इसको बोलते हैं रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, क्योंकि ये हीट था तो ये रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट हुआ, ये रेट ऑफ लॉस ऑफ टेम्परेचर। ओके, ये इतना समझ में आया? Yes, sir. और इसको हम बोल देते हैं कूलिंग। ठीक है, रेट ऑफ कूलिंग, यानी जिस रेट से बॉडी कूल हो रही है। ओके, स्नेहा ठीक है? राइट। बाकी बच्चे बताओ, कुछ पूछना है तो। मतलब टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो दोनों बॉडीज का, बॉडी एंड सराउंडिंग है ना। यहां तो मैंने दो बॉडीज ली थी, दो में से एक को छोड़ दो, तो टेम्परेचर डिफरेंस हो गया बॉडी एंड सराउंडिंग, 60 एंड 20 का डिफरेंस। ओके, राइट। अब वापस चलते हैं वहीं पे, उसको आगे करते हैं। If a body cools from temperature T1 to T2, मतलब उसका टेम्परेचर T1 था और थोड़ी देर बाद T2 हो गया, क्योंकि वो कूल हो रही है तो T1 से T2 तक कूल हो गई। राइट? If a body cools from temperature T1 to T2 in time T, कितने टाइम में? T टाइम में, in surrounding of temperature T0, in surrounding of temperature T0। यहां पे 4 डिफरेंट T's आ गए। कितने? 4। एक तो बॉडी का टेम्परेचर पहले था T1, मान लो 60 था, सराउंडिंग का टेम्परेचर 20 था, तो ये T1 हो गया, ये T0 हो गया। ओके, थोड़ी देर बाद ये बॉडी कूल होके 58 डिग्री सी पे आ गई, तो ये टेम्परेचर T2 हो गया, और इतना होने में टाइम कितना लगा? T। राइट? So it is something like that, the body cools from 60 to 58 in time T in surrounding 20 minute, 20 degree C। तो ये हो गया, a body cools T1 to T2 in time T in surrounding temperature T0। तो अब यहाँ पे dt क्या है? इस फॉर्मूले में dt क्या है? dt है जितना बॉडी कूल हुई, और बॉडी कितना कूल हुई? T1 माइनस T2। ये dt क्या है? टाइम, तो जितना टाइम लगा। अब ये डेल्टा T क्या है? टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ बॉडी एंड सराउंडिंग। लेकिन बॉडी का टेम्परेचर तो लगातार चेंज होता जा रहा है, तो हम कौन सा टेम्परेचर लेंगे? एवरेज टेम्परेचर। पहले 60 था, 58 हो गया, तो एवरेज कितना आया? 59। तो जब हम टेम्परेचर डिफरेंस निकालते हैं तो बॉडी का एवरेज टेम्परेचर लेते हैं,
तो T1 प्लस T2 बाई 2 माइनस T0, क्योंकि सराउंडिंग टेम्परेचर कितना था T0। तो अगर मैं इसमें टेम्परेचर डिफरेंस कैलकुलेट करूं तो इन दोनों का एवरेज हो गया 59, और 59 में से 20 कम कर दो तो द टेम्परेचर डिफरेंस इज 39। You try the question number 5. Question number 5. Take 2 minutes and try it. हो गया तो अचीवमेंट, नहीं हुआ तो मैं तो करूंगा ही। राइट, देखो 60 से 50 हुआ 10 मिनट में, राइट। So how much is dt? Formula is what? dt upon dt is proportional to delta t. इसको हम लिख लेते हैं k delta t, करेक्ट। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के एक कांस्टेंट ले आते हैं, वो कांस्टेंट कुछ भी हो, ओके। सो नाउ dt इज व्हाट? चेंज इन टेम्परेचर। तो चेंज इन टेम्परेचर कितना हुआ? 60 से 50, 10 डिग्री सी, राइट। इन टाइम, टाइम कितना? 10 मिनट इज इक्वल टू k डेल्टा t। डेल्टा t is what? Average temperature of this, that is how much? 55 minus surrounding temperature, ठीक है। यह आ गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट, करेक्ट। अब नेक्स्ट क्या हुआ? 50 से 42, और कितने टाइम में? 10 मिनट में। तो द नेक्स्ट इक्वेशन आ गई 50 माइनस 42, टेम्परेचर चेंज कितना हुआ? 8 अपॉन टाइम इज स्टिल सेम 10 मिनट इज इक्वल टू k। और अब बॉडी का टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर कितना है? 50 प्लस 42 तो 46, एवरेज लेंगे तो 46 आ गया। 46 माइनस T0, ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ गई। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दो। तो 10 बाई 10 इज 1 अपॉन 8 बाई 10 इज इक्वल टू 55 माइनस T0, क्योंकि k तो कैंसिल हो जाएगा, अपॉन 46 माइनस T0। देन दिस विल बी 10 by 8, तो 5 by 4, तो दिस इज 5 into 46 minus T0 is equal to 4 into 55 minus T0. Then this is 230 minus 5 T0 is equal to 220 minus 4 T0। ये इधर ले जाओ, ये इधर ले जाओ, तो T0 is equal to 10 degree C। The surrounding temperature was 10 degree C, right। So what we learned out of this question, जैसे जैसे बॉडी का टेम्परेचर कम होता जाता है वैसे वैसे उसका कूलिंग रेट भी कम होता जाता है। तो अगर मैं एक ग्राफ ड्रॉ करूं, किसके लिए? न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के लिए। ये बॉडी टेम्परेचर और ये टाइम, तो अगर इतना टेम्परेचर था तो द बॉडी विल कूल लाइक दिस,
यानी जो कूलिंग है वो स्लो होता जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि 50 से 50 10 मिनट में आया तो 50 से 40 10 मिनट में आ जाएगा, नहीं, 50 से 40 नहीं होगा 10 मिनट में, 50 से 42 होगा या 43 होगा। ओके, राइट। परफेक्टली ब्लैक बॉडी, a body that absorbs all radiation incident on it, is called perfectly black body। जितना रेडिएशन गिरा वो सारा का सारा एब्जॉर्ब कर जाए तो हम बोलते हैं ये परफेक्टली ब्लैक बॉडी है, राइट। नो नॉन बॉडी इज परफेक्टली ब्लैक बॉडी। ऐसी कोई भी बॉडी हम नहीं जानते जो परफेक्टली ब्लैक बॉडी हो। A body coated with lamp black, लैम्प ब्लैक कौन सा, राइट, जैसे एक दिया जला दो और उसके ऊपर कुछ रखो तो वो ब्लैक कार्बन इकट्ठा होता जाता है, दैट इज कॉल्ड द लैम्प ब्लैक। अ बॉडी कोटेड विद लैम्प ब्लैक absorbs 96% to 98% of radiation, of incident radiation। तो ऐसी कोई भी बॉडी नहीं होती जो परफेक्टली ब्लैक बॉडी हो। अब हम एक कोई भी बॉडी लें, कोई भी टेम्परेचर मान लो, तो ये किसी भी टेम्परेचर पे हो तो ये कुछ रेडिएशन एमिट करेगी, दैट इज कॉल्ड एमिशन, राइट। दिस इज कॉल्ड एमिशन। अब सराउंडिंग से कुछ रेडिएशन इसके ऊपर आएंगे, दैट इज कॉल्ड इंसिडेंट, राइट। दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट, ठीक है। कोई भी बॉडी कहीं रखी है, सराउंडिंग में जो रेडिएशन है वो इसके ऊपर आए, दैट इज कॉल्ड इंसिडेंट रेडिएशन, और जो बॉडी ने एमिट किया दैट इज कॉल्ड एमिशन, राइट। अब ये जो इंसिडेंट रेडिएशन है, इट कैन पास थ्रू 3 डिफरेंट फिनोमिनास। 1. Absorb, 2nd, reflect, and 3rd, transmit। These are total 4 phenomena which happen। 1 is emission, जो बॉडी ने एमिट किया। 2nd, बॉडी के पास बाहर से कुछ आया, उसके साथ बॉडी ने क्या किया, या तो बॉडी उसे पूरा का पूरा एब्जॉर्ब कर लेगी जैसे कि परफेक्टली ब्लैक बॉडी में होता है, बट अगर बॉडी पूरा का पूरा एब्जॉर्ब नहीं कर रही है, सिर्फ कुछ पार्ट एब्जॉर्ब कर रही है, तो कुछ पार्ट वो रिफ्लेक्ट करेगी, कुछ पार्ट वो ट्रांसमिट करेगी। अब इसमें कोई एक फिनोमेना भी हो सकता है, कोई 2 भी हो सकते हैं और तीनों भी हो सकते हैं इनमें से इंसिडेंट के बाद। अब जैसे अगर हम बात करें ट्रांसपेरेंट ग्लास, ट्रांसपेरेंट शीट ऑफ ग्लास, और लाइट की बात करें तो सारी की सारी लाइट उधर ट्रांसमिट हो जाती है, और अगर हम मिरर की बात करें तो सारी की सारी लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है। अगर हम परफेक्टली ब्लैक बॉडी की बात करें तो सारी की सारी लाइट एब्जॉर्ब हो जाती है। अगर हम नॉर्मल बॉडी की बात करें तो कुछ एब्जॉर्ब होगा, कुछ रिफ्लेक्ट होगा। अगर ओपेक है तो ट्रांसमिट कुछ नहीं होगा।
लेकिन अगर ओपेक नहीं है तो कुछ पार्ट ट्रांसमिट भी हो सकता है। तो ये सब फिनोमेना साइमल्टेनियसली चलते हैं। अकॉर्डिंगली बॉडी की 4 डिफरेंट पावर्स हो जाती है, 4 डिफरेंट पावर्स। वन इज कॉल्ड एमिसिव पावर, नेक्स्ट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्टिव पावर, देन रिफ्लेक्टिंग पावर एंड ट्रांसमिटिंग पावर। सो इस तरह से 4 डिफरेंट पावर्स को हम डील करते हैं किसी भी बॉडी की। वन एमिसिव पावर यानी जो वो एमिट कर रही है, एब्जॉर्प्टिव पावर जो वो एब्जॉर्ब कर रही है, रिफ्लेक्टिंग पावर जो वो रिफ्लेक्ट कर रही है, और ट्रांसमिटिंग पावर जो वो ट्रांसमिट कर रही है। करेक्ट? सर रिफ्लेक्टिव और एमिसिव में अंतर क्या होता है? एमिसिव उसके अंदर वाला बाहर जा रहा है, रिफ्लेक्टिंग में जो आ रहा है उसमें से वापस जा रहा है। ओके सर, तो जैसे परफेक्टली ब्लैक बॉडी में कुछ होता है तो वैसे परफेक्टली व्हाइट बॉडी में होता है। परफेक्टली ब्लैक बॉडी में एमिशन होगा लेकिन रिफ्लेक्शन नहीं होगा। ओके? नो सर, ऐसे जैसे परफेक्टली व्हाइट बॉडी में कुछ होता है। परफेक्टली व्हाइट बॉडी परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग होती है, ओके सर। या परफेक्टली ट्रांसमिटिंग होती है। ओके? ओके सर। So now we need to deal with these 4 powers one by one. So first, emissive power. And emissivity. Amount of heat emitted by body per unit area per unit time is called emissive power. E of body. So E is equal to Q by A T, heat per unit area per unit time, and the unit is watt per meter square. Emissivity of a body is the ratio of its emissive power to emissive power of black body at same temperature. मैं जहां कहीं भी ब्लैक बॉडी यूज करूंगा, so that obviously means we are talking about perfectly black body. So emissivity के लिए जो हम सिंबल यूज करते हैं that is epsilon. This is called epsilon, right? ये जनरली सिंबल यूज करते हैं, is equal to E upon E. E is what? Emissive power of body, and capital E is what? Emissive power of black body at same temperature. Right?
नेक्स्ट, स्टीफेंस लॉ। Energy emitted by perfectly black body per unit area per unit time is, इसको E से डिनोट करते हैं ना, is directly proportional to 4th power of absolute temperature of body. राइट, एनर्जी एमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ये क्या होता है? एमिसिव पावर होती है ना, इसको हम बोलते हैं एमिसिव पावर। तो एमिसिव पावर, शॉर्ट में बोले तो एमिसिव पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4th पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर, दैट इज E proportional to T to the power 4. And remember, this temperature should be absolute, यानी केल्विन में होना चाहिए, right? And E is equal to sigma T to the power 4, where sigma is Stephen's constant. प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, दैट इज कॉल्ड स्टीफन्स कांस्टेंट, राइट? एंड सिग्मा की जो वैल्यू होती है दैट इज 5.67 इंटू 10 to the power -8 watt per meter square Kelvin to the power 4. और अगर हम इस लॉ को नॉर्मल बॉडी के लिए देखें, क्योंकि ये तो लॉ इज डिफाइंड फॉर द परफेक्टली ब्लैक बॉडी, तो फॉर नॉर्मल बॉडी अब हमारे पास एक टर्म था एमिसिविटी। एमिसिविटी क्या होता है? E अपॉन E। तो E इज इक्वल टू एप्सिलॉन कैपिटल E, और कैपिटल E कितना है? सिग्मा T टू द पावर 4। तो नॉर्मल बॉडी के लिए ये लॉ हो जाएगा सिग्मा एप्सिलॉन T टू द पावर 4, एंड दिस इज फॉर ब्लैक बॉडी एंड दिस इज फॉर नॉर्मल बॉडी, राइट? देखो, एमिसिविटी को समझने के लिए ये एक बॉडी है, ये एक दूसरी बॉडी है, ये ब्लैक बॉडी है और ये नॉर्मल बॉडी है। इसने 80 यूनिट एनर्जी रेडिएट की और इसने 60 यूनिट एनर्जी रेडिएट की पर यूनिट टाइम, है ना? पर यूनिट एरिया और पर यूनिट टाइम। इसने 80 यूनिट की, इसने 60 यूनिट की। तो इस मींस इसकी जो एमिसिविटी हुई, और दोनों का टेम्परेचर 50 डिग्री सी है, गुड इवनिंग, दोनों का टेम्परेचर 50 डिग्री सी है, तो एमिसिविटी क्या हो गई? 60 अपॉन
80, दैट इज 3/4, या हम बोलेंगे 75%. सो इट मीन्स ब्लैक बॉडी का जितना एमिशन होता है, नॉर्मल बॉडी उस टेम्परेचर पे सिर्फ 75% एमिशन दे रही है. डिड यू गेट दिस पॉइंट? एनीथिंग एल्स टू आस्क? सर तो फिर ये वैल्यू तो फिक्स होगी ना? वैल्यू, हाँ, ये बॉडी के लिए फिक्स है. ये डिपेंड करता है बॉडी का मटेरियल क्या है, उसकी सरफेस की पॉलिश कैसी है, उन सब फैक्टर्स पे डिपेंड करता है.